हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्रेस। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है वर्क पावर एनर्जी का। ये लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखो, इसके 3 पार्ट बन चुके हैं। इसका मतलब वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, क्योंकि चार पांच क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको 16 नंबर या 20 नंबर का एक चैप्टर है, एक तरह से ही ध्यान रखना। ठीक है, तो आ जाओ पार्ट नंबर 3 में हम आगे क्वेश्चन करते हैं 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा 16 वाले फेज में, सेकंड फेज में आया था 16 वाले में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ध्यान रखो। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक बुलेट है और बुलेट कितना है, बुलेट का जो वेट है वो 10 ग्राम है। ठीक है, ये आप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लो पहले तो, कि आपका ये बुलेट का मास कितना है बेटा, 10 ग्राम है। और ये मूविंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी है 400 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये स्ट्राइक होती है ब्लॉक से जिसका मास कितना है, 2 kg है। ब्लॉक का मास है ये, ध्यान रखना। ठीक है, which is suspended with the light extensible string of the length of 5 मीटर। एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो ब्लॉक जिसकी लेंथ 5 मीटर है। तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ब्लॉक फाउंड टू बी राइज एट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक ब्लॉक चला जाता है आफ्टर द स्ट्राइक। द बुलेट आफ्टर द इमर्ज इनटू द हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक विल बी, है ना। तो बुलेट उसके अंदर इमर्ज हो जाती है और उसके बाद में, तो उसके बाद स्पीड बताना है, बुलेट की स्पीड बताना है। ठीक है, इमर्जिंग आउट मतलब निकलने के बाद में। तो देखो यहाँ पे कंडीशन बनाओ आप वापस से, बिफोर कोलिजन। एक तो ये आप लिखोगे क्या, बिफोर कोलिजन, एक आफ्टर कोलिजन। ठीक है, वही 2 कंडीशन बनानी है। आपके पास पहले क्या था, एक ब्लॉक था जिसका मास कितना है, 2 kg है, और ये अपना रेस्ट पे था। ठीक है, और यहां पे एक बुलेट आई, है ना, एक बुलेट है, उसका जो वेट है वो 10 ग्राम है। ठीक है, इसका मास है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये इसके अंदर इंसर्ट होती है। तो इंसर्ट होने के बाद में जैसे इस पे टक्कर होती है, ठीक है, तो टक्कर होने के बाद में ये एक लाइट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये कहां तक चला जाता है बेटा, 10 सेंटीमीटर हाइट तक चला जाता है। ये 10 सेंटीमीटर हाइट तक चला जाता है ऊपर, ये ब्लॉक तुम्हारा 2 kg वाला। ठीक है, और बुलेट जब निकल रही है तो यहाँ पे इसका मतलब ये ऊपर तक गया। इसका मतलब यहाँ पे आफ्टर टक्कर इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसीलिए तो ये ऊपर गया है यहाँ पे, और जाके रुक गया होगा एक तरह से, 10 सेंटीमीटर तक ऊपर तक गया वो। और यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी देखे हम, तो वो हमें नहीं पता अभी। तो ये आपकी v2 हो गई और ये आपकी v1 हो गई। u1 u2 आपको दे ही रखे हैं। इन दोनों में हमें रिलेशन नहीं पता है, और यहाँ पे इसकी हाइट दे रखी है। देखो यहाँ पे है ना पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसमें कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी में हो गई। तो पहले ब्लॉक को सिस्टम को, है ना, पहले ब्लॉक सिस्टम को सही कर लो। मतलब पहले कैलकुलेशन आप इसके लिए कर लो, सिंपल ओनली। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप यहाँ से पहले v2 निकाल लो। तो हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, v2 का स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये करके। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया हमारा, ओनली ऑन ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी रूट ऑफ 2gh और 2gh जो भी आपका v2, 2 इंटू 10 इंटू h आपका 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100, तो रूट ऑफ 2। तो v2 की वैल्यू आ गई रूट 2 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक जा रहा होगा आफ्टर द कॉलिजन। तो ये वेलोसिटी आपको मिल गई है ब्लॉक सिस्टम से। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल किया है। यहाँ पे कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, काइनेटिक थी, और यहाँ पे जब पहुंच गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, है ना। उनको इक्वल करके हमने v2 की वेलोसिटी निकाल ली है। अब वेलोसिटी निकाल ली, अब इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, अब इसी की वेलोसिटी v1 ही आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। तो अब मोमेंटम इक्वेशन लगा दो। मोमेंटम इक्वेशन कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इक्वल टू में आफ्टर कॉलिजन अपना ये है कैपिटल M, मतलब जो भी है आपका m2, या फिर इसका लिख लो, ये m है आपका, तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं हम। देखो यहाँ पे इसका ब्लड का मास कितना था, 10 ग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ग्राम है, 10 और ये ग्राम है तो kg में कर लो, 1000। v1 कितना है, 400 है इसका। ठीक है, प्लस ये तो जीरो ही हो गया, इसमें तो वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो हो गया आपका।
इक्वल टू में कितना करोगे आप, m1 मास आपका 2 kg था, 2 kg, और वेलोसिटी कितनी आई थी इसकी v2 कितनी √2, ठीक है। फिर प्लस ये कितना था, 10 ग्राम था, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम था तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, केजी में आ जाएगा, और v2 आपको पता करना है। बस अब ये सिंपल इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करना है आपको। ये 3 0 कट गए तो 4 आ गया यहाँ पे, वो इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√2, 4 माइनस ये 0 से 0 भी कट गए, 4 माइनस 2√2 इंटू 1000 इंटू 100 इधर चला जाएगा आपका, है ना, 100 मल्टीप्लाई में चला गया तो आपका v2 आ जाएगा आपका, ये v1 आ जाएगा, v1 बोल रहे थे, इसको ध्यान रखना। ये बुलेट का है, बुलेट का डेटा है ये, ठीक है। तो बुलेट की वेलोसिटी हमें पता करनी थी, तो यहाँ पे v1 था, ध्यान रखना। v2 तो हमने निकाल ही लिया था, ये ब्लॉक का मास, ठीक है। तो यहाँ पे v1 हमें पता चल जाएगा, v1 कितना पता चल जाएगा बेटा, देखो 4 माइनस 2√2, तो 2√2 तो 1, इसका वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे आंसर वैसा नहीं दे रखा है, तो ठीक है। तो 400 माइनस 2, तो ये √2 की वैल्यू होती है हमारे 2 इंटू 1.414, है ना, ये करोगे तो इसका जस्ट डबल तो होगा नहीं, थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो इसका कर ही लो, 1.414 है ना, तो इसका डबल करो 2.82, ठीक है। तो 2.82 माइनस करेंगे हम 4 में से, तो कितना बच जाएगा लगभग इंटू 100, तो आपका v1 निकल जाएगा। v1 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 गया, 2 हो गया, और फिर 1.8, तो ये आ जाएगा 1.4, 1 ये बच जाएगा ना हमारा 120 के अराउंड, 119 के बच रहा है, बट 120 के आसपास बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120 के अराउंड आ जाएगा ये लगभग v2, ध्यान रखना। 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना, क्योंकि 1.2 के आसपास बचेगा, 1.2 इंटू 100 करोगे तो 120, तो 120 वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, कि आपको कभी भी है तो पहले कैलकुलेशन के लिए ब्लॉक डायग्राम बना लो, और उसमें देखो कि एक्चुअल में क्या दे रखा है। इसमें आपको ब्लॉक दे रखा था, ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी पहले पता करना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट वेलोसिटी के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन नहीं लगा सकते हो आप, है ना। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। इस क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल ब्लॉक ए एंड बी आर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर, है ना, और ये तो ये बेटा ये वेलोसिटी किसकी, आपकी ए की है, ध्यान रखना, ठीक है, और दूसरी है ये बी की है वेलोसिटी, है ना। और कोलिजन इलास्टिक इन वन डायमेंशन, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी, अच्छा बी पहले दिया है, अब ध्यान रखना पूछ कैसे रहा है, ब्लॉक द वेलोसिटी बी, बी की वेलोसिटी क्या होगी और ए की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, कोलाइड इलास्टिकली। देखो ये ए है, ठीक है, ये बी है, दोनों में इलास्टिक कॉलिजन, मतलब ऐसा इलास्टिक कॉलिजन होता है, तो अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो जाके भिड़ेगा वो, है ना, हमें पता होता है ये। तो ये वी ए है और ये वी बी है, तभी जाके टक्कर होती है, अदरवाइज टक्कर ही नहीं हो सकती हमारी, है ना। तो आफ्टर द कॉलिजन, और कॉलिजन कैसा हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी इसकी, है ना। मतलब ये होगा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी देखें हम, तो ध्यान रखना जब इलास्टिक कॉलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये देख सकते हो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी तो इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये वी बी, इसकी वेलोसिटी वी बी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी वी ए हो जाएगी। तो वी बी वेलोसिटी, अब देखो बी की वेलोसिटी पहले पूछा है, तो बी की वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी कितनी होगी, बी की वेलोसिटी 0.5 होगी, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0.3 होगी। तो 0.5 वाला आंसर है, तो 0.5 वाला एक तो ये है, एक ये है ना। और फिर बाद में बोला ए की वेलोसिटी, तो ए की वेलोसिटी 0.3 होगी, है ना। तो इसमें एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव ही होगा, पक्का ध्यान रखना ये चीज। क्यों, क्योंकि हम जब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, हम m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 करोगे आप, तो उन दोनों का सम करोगे ना, तो इनकी वेलोसिटियों में जब उनकी वेलोसिटी निकालोगे, इलास्टिक 1 होता है ना, e की वैल्यू 1 होती है, तो आपकी वेलोसिटियों के साइन चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन उधर है तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है इनकी वेलोसिटीज, ध्यान रखना। तो b की वेलोसिटी, तो ये b की है, b की वेलोसिटी, b वाला ये है, ध्यान रखना, b वाला ब्लॉक वो तो उधर ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है,
और ये इसकी वेलोसिटी किधर रहेगी, इधर रहेगी, 0.3 से इधर जा रहा होगा ये, तो इसका आंसर ये रहेगा बेटा, ध्यान रखना। सिंपल है, इलास्टिक वन E1 पे ध्यान रखना, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऐसे रहेगा। तो बस अल्टरनेट चेंज हो जाएगी इनकी वेलोसिटी, सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ द मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट 2 i कैप प्लस 5 j कैप टू 4 j कैप टू 3 i कैप, ओके 3 k कैप, ओके। ये पोजीशन दे दिया, पार्टिकल की पोजीशन दे दिया आपको, और यहाँ पे फोर्स की भी डायरेक्शन दे दिया, तो क्या बताना, वर्क डन बताना। अच्छा भाई, वर्क डन आपको पता है F डॉट dx होता है, F डॉट x होता है वेक्टर फॉर्म में। वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, है ना। वर्क डन के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है एफ एक्स cos थीटा, जब एंगल में दे रखा हो तो, अदरवाइज एंगल नहीं दे रखा हो तो एक ही डायरेक्शन में मानना और cos 0 की वैल्यू मान लेना। वेक्टर में हो तो f डॉट x, है ना, वेरिएबल हो तो f डॉट dx, है ना, और ग्राफ में दे रखा हो तो एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द कर्व, किसका, ft कर्व का। ft कर्व का जो एरिया होगा वो w की वैल्यू देगा, वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो f डॉट dx करो, वेक्टर फॉर्म में है तो ये करो। तो इसका मतलब अभी ये करना पड़ेगा आपको, है ना, निकालने के लिए, तो ये कर लो भाई। अभी इसमें x डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 2 i कैप प्लस 5 j कैप, ठीक है, ये रहेगा। तो इस 4 j कैप में से माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये j कैप तो ध्यान रखना, यहाँ पे i कैप है तो 2 i कैप ही हो गया, यहाँ पे i है ही नहीं, फिर j इधर है तो 4 में से 5 गया तो माइनस का j कैप बच गया ओनली, फिर 3 k कैप में से k कैप तो है ही नहीं इसमें, तो 3 k कैप ही रह जाएगा ये। तो आपको ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ढंग से निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर क्या है आपके पास, 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है। तो ये फोर्स वेक्टर आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो आपके पास यहाँ पे 4 i कैप प्लस 3 j कैप, और ये लिख दो 2 i कैप माइनस j कैप और प्लस का 3 k कैप। अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ, j का j के साथ, j का j के साथ, ये है j, k है ही नहीं यहाँ पे तो k को 0 मान लो, तो k है ही नहीं तो k का कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 आ गया, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 आ गया, तो 5 जूल इसका आंसर आ गया बेटा, W की वैल्यू, ओके। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, आपका आंसर रहेगा C, तो ये आपका आंसर है बेटा, समझ गए ना। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए आपको, और सिंपल है। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स A and B move with a constant velocity v1 and v2 at the initial momentum, their position vector are r1 and r2 respectively। दोनों ये पोजीशन वेक्टर्स है और इन वेलोसिटी से चल रहे हैं, है ना। द कंडीशन फॉर द पार्टिकल ए एंड बी फॉर दियर कोलिजन, कोलिजन के लिए कोई कंडीशन बताना है आपको, यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है ये बताना है। आपको पता है 2 पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और उनके वेलोसिटी भी दे रखी है, तो कोलिजन होगा तो कहीं ना कहीं एक जगह जाके मिलेंगे ना, इसका मतलब उनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे और टाइम सेम होएगा, एक ही टाइम पे तो टकराएंगे वो, ठीक है, और उन जिस टाइम पे टकराएंगे तो उनका कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, मतलब उनका पोजीशन वेक्टर भी सेम होगा, है ना। तो अब इनिशियल में वेक्टर तो ये दे रखे हैं भाई, ये इधर है ये इधर है, और वेलोसिटीज भी दे रखी है, तो इनके पोजीशन वेक्टर पहले इक्वल करते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर हम करें, पोजीशन वेक्टर इनके इक्वल करें हम, तो हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को, देखो बेटा पोजीशन वेक्टर जैसे इक्वल करेंगे तो मान लो पहले की वेलोसिटी v1 है और इसकी r1 है, r1 तो इनिशियल वेक्टर है इसका, है ना, फिर कहीं ना कहीं और जगह होगा t टाइम पे, है ना, एट t टाइम, ठीक है, t टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो r1 इनिशियल तो लिखना ही पड़ेगा, r1 प्लस v1 इंटू टी लिख सकते हैं क्या, अरे ये इनिशियल है और ये इसका कहीं ना कहीं और जगह होगा टी टाइम पे, तो उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी हमें, तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे कर दिया आपने, तो ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया इसमें, है ना हमने, ये लो भाई इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिया आपने। फिर और ये किसके बराबर होगा, जब कोलिजन होगा,
कोलिजन होगा तो ये दूसरे वाले का जो पोजीशन वेक्टर है उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो एक ही तो होगा। तो ये उस टाइम ये होगा r2 प्लस v2 इंटू टी, ये होगा। तो इनके पोजीशन वेक्टर सेम कर दिए मैंने। कोलिजन के टाइम पोजीशन और टाइम दो ही चीज सेम रहेगी आपकी। तो पहले तो ये t मैंने टाइम ले लिया, दोनों के कॉमन टाइम ले लिया और कॉमन पोजीशन वेक्टर ले लिया। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर ये लिख लिया और दूसरे वाले के लिए ये लिख लिया। अब यहां से इक्वेशन बन रही है, देखो t वालों को एक साइड कर लो, तो यहाँ पे r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1, t कॉमन ले लो, ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं ना भाई। तो ये यहाँ पे एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब ये वेक्टर इक्वेशन है एक तरह से, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन लिख दो इसको। अब हम यहाँ पे t निकालना चाहे तो इनका मतलब ये तो वेक्टर में है तो इनका मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा हमें। तो t निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, r1 माइनस r2 का मोड डिवाइड में v1 v2 माइनस v1 का मोड। तो मोड रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके लिए ये मैंने t का डिवाइड दे दिया, वेक्टर वेक्टर है तो दोनों के मैग्नीट्यूड रखे हम, मैग्नीट्यूड, ये मोड का मतलब है इनका मैग्नीट्यूड रख दिया हमने। तो ये मेरा t की वैल्यू आ गई। अच्छा ये जो t की वैल्यू आई है ना मैग्नीट्यूड फॉर्म में, यही वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी आपकी। देखो यहाँ पे r1 माइनस r2, ठीक है, इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। तो t की जगह ना ये इसका मोड रख दो पूरा का पूरा कि r1 माइनस r2 अपॉन v2 माइनस v1 का मोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हुई दिखाई दे रही है। देखो इस मोड को है ना r1 वाले को r1 के नीचे भेज दो और v1 का v1 के नीचे रहने दो। तो यहाँ पे आपको ये कंडीशन मिल रही है r1 माइनस r2 वेक्टर में और डिवाइड में r1 माइनस r2 का मोड। फिर इधर क्या बच गया हमारा, ये वेक्टर में, ठीक है। तो v1 v2 माइनस v1 का वेक्टर और डिवाइड में ये रह गया इसका मोड v2 माइनस v1 का मोड। तो ये कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है, ये है सी कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहा है। देखो तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एक्चुअल नीट वालों का क्वेश्चन है ना भाई। नीट में फिजिक्स क्यों काम आती है ना, ये देख लो, इसलिए काम आती है। यहाँ पे ऐसी चीजें देखनी पड़ती है हमें लैब्स वगैरह में, है ना। तो अब देखो मान लो ओटी में हो तुम और पता चल रहा है तुम्हें प्रेशर ही नहीं पता, कितना फ्लो करवाना है ब्लड का, कैसे कैसे ब्लड चढ़ाना, ये नहीं पता तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ती है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, यहाँ पे है हार्ट ऑफ द मैन पंप इज 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू ए आर्टिस्ट पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm। ये इसका प्रेशर दे रखा है 150 mm ऑफ मरकरी। द डेंसिटी ऑफ द मरकरी 13.6 होता है इसका एक्चुअल में, 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो व्हाट द पावर ऑफ द हार्ट इन वोट। तो पावर बतानी है आपकी हार्ट की, भाई हार्ट की क्या पावर रही होगी, ठीक है, ये बताना है भाई। अब देखो पावर का फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो वैसे तो W/T पढ़ते हो, वर्क अपॉन टाइम पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे है फ्लूइड के अकॉर्डिंग सोचो, या फिर गैसेज के अकॉर्डिंग केटीजी पढ़ा होगा तुमने ना। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा, तो पीवी क्या होता था, एनर्जी होती थी, ध्यान रखना, और वर्क क्या है, वही एनर्जी है। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रेशर की फॉर्म में यदि पावर लिखना है तुम्हें तो यहाँ पे लिखना पड़ता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है तुम्हें, है ना। तो एक प्रेशर एनर्जी का भी नाम सुना होगा, पीवी, है ना। तो वो होती है प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी का काम हो रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी लिखते हैं W। तो W को क्या लिखेंगे हम, कौन सी एनर्जी यहाँ पे, प्रेशर एनर्जी, तो PV लिखेंगे, P इंटू V। आपको पता होगा केटीजी पढ़ा होगा, तो PV इक्वल टू एनआरटी होता है ना, एनआरटी, है ना। या फ्लूइड में पढ़ा होगा तो PV पढ़ा होगा, है ना, PV। तो ये PV क्या है बेटा, PV जूल में आता है, ध्यान रखना है। ये एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी है ना। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम और कितना प्रेशर, उन दोनों का मल्टीप्लाई एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे, PV, यहाँ पे प्रेशर है, ध्यान रखना है, प्रेशर अपॉन प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये है ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके लिए आपको चीजें पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, है ना, रो जी एच होता है, रो जी एच, बिल्कुल सही बात है। वी वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर है, तो 5 लीटर को मीटर में कर लेना, है ना, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम भी आ गया। इसमें डेंसिटी आपकी 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10 ले लो, एच की वैल्यू कितनी है 150 mm, तो मीटर में करोगे तो कितना आ जाएगा 150 अपॉन 1000, mm को मीटर में कर लिया 1000 डिवाइड, देखिए तो ये P आ गया आपका। T क्या है बेटा, ये कितने पर मिनट, ध्यान रखना पर मिनट में ये फ्लो हो रहा होता है, तो इसका मतलब T कितना लोगे, 1 मिनट का दे रखा है टाइम, तो इसका सेकंड में लोगे तो 60 सेकंड। ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखो पावर इक्वल टू हम लिखेंगे रो जी एच का वैल्यूज हम पुट कर देंगे, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दो, 0 0 0 0 और 1, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 10 रहने दो, बाद में देखते हैं। तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 बचा यहाँ पे, ठीक है, और 15 बचा, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं, अभी 10 है, और इधर V वॉल्यूम लिखेंगे हम 5 इंटू 10 की पावर -3, डिवाइड में T लिखेंगे 60, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है तो काटो, अदरवाइज रहने दो। तो देखो ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये आपका इसको काटो आप उससे 3 से काटो, तो ये आ गया आपका 220 और ये 515, ठीक है। तो ये 13.6 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 100 कर सकते हैं हम, है ना। और ऐसी कैलकुलेशन की ध्यान रखना, जब भी 25 आए तो 25 को क्या लिख सकते हो तुम, 25 को कैलकुलेशन के लिए 13.6 इंटू 100 अपॉन 4 लिख सकते हो 25 को, डिवाइड में 2 इंटू 100 है ना। तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल, तो 2 इंटू 4 8, तो 13.6 कहाँ गया, तो 13.6 में डिवाइड दे दो 8 का, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए आपकी। तो यहाँ पे डिवाइड दोगे तो 1 तो सब में आ रहा है, इन दो में आ रहा है, ठीक है, 1 पॉइंट में कुछ में आ रहा है, और फिर बचा कितना, या तो ये आएगा ये आएगा, ठीक है। तो बचा कितना 16 और 3, तो 13 आ गया ना, तो 8 बच गया हमारा, तो 2 और 3 5 56, तो 7 टाइम जा रहा है, ये देखो ये आ गया, परफेक्टली आंसर आ गया आपका 1.70, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस को करना है, तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये 15 में आया हुआ वापस क्वेश्चन है आपके पास नीट में, और इसमें देखना एक बॉल है, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर विद द इनिशियल स्पीड v0, इट्स कोलाइड विद द ग्राउंड, लॉस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन द कॉलिजन एंड रिबाउंड द सेम हाइट। अच्छा देखो, ये रिबाउंड द सेम हाइट क्वेश्चन ऐसा है कि हमने v0 वेलोसिटी से ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, फिर वो यहाँ पे टकराया है, टकराते टाइम कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, इसकी v1 बोल देते हैं, फिर वो रिबाउंड हुआ है, मतलब वापस v2 वेलोसिटी से गया है, v1 से नहीं गया, क्योंकि लॉस हो चुका है, देखो यहाँ पे 50% लॉस हो चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ पे वापस जाते टाइम ही वेलोसिटी चेंज हो गई है इसकी, लेकिन वेलोसिटी ये हुई कि इसमें वापस रीगेन करता है, वो इतनी हाइट रीगेन करता है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, लेकिन v2 आपकी, मतलब ये v2 आपकी फाइनल, ये v3 बोल देते हैं, v3 आपकी 0 हो गई होगी, लेकिन हाइट उसने सेम गेन की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जो कन्वर्जन था ना, उसमें 50% लॉस हो गया है, मतलब इसकी एनर्जी लिखो ना मैं, हाफ m v1 का स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब उसका कितना लिखूंगा, 50% ही रह गई उसकी एनर्जी, ध्यान रखना, मतलब इसकी 50%, पहले की इनिशियल की 50%, मतलब 50 अपॉन 100, 50% का मतलब 1/2 रह गई, है ना, और हाफ m v2 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी का कन्वर्जन है जब कोलिजन हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे इस कन्वर्ट हो रहा है ना, इसमें जब वेलोसिटी यहाँ पे थी कुछ अलग थी और जाते टाइम कुछ वेलोसिटी अलग है, तो यहाँ पे कोलाइड हुआ ना,
जब ये टकरा स्ट्राइक किया तभी आपकी 50% रह गई। पहले इसकी एनर्जी ये है ना, एनर्जी फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी की 50% रह गई, तो 50/100 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मास मास कट ही गया, 1/2 कट ही गया। ठीक है, तो V1 V2 के यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, V1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 हो गया ना, ये V1 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपका यहां से आया है इस वाली चीज से कि कोलाइड विद द ग्राउंड विद 50% ऑफ द लॉस ऑफ द एनर्जी। ध्यान रखना, इन द कोलिजन में 50% एनर्जी लॉस कर दिया है। तो ये रिलेशन ओनली ऑन कोलिजन से आ गया हमारा कि इतनी काइनेटिक एनर्जी इतनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनिशियल कंडीशन से वापस। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखें हम, इसके लिए हम मोशन का इक्वेशन लगा दो, क्योंकि A इक्वल टू जी है ही आपका यहाँ पे, तो इक्वेशन लगा सकते हो यहाँ पे, या फिर आप एनर्जी कंजर्व भी करो तो भी लिख सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इसकी वेलोसिटी भी है, फ्री फॉल नहीं हो रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से भी रिलेशन लिख सकते हो, है ना, या फिर मोशन की इक्वेशन लगा दो। कौन सी? थर्ड इक्वेशन, V1 का स्क्वायर V0 का स्क्वायर प्लस 2GH। आपको V0 पता करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख दो एक। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट इस वाली इक्वेशन से। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये यहाँ पे, और इस वाली के लिए इक्वेशन लिख दो वापस। इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, सेम हाइट तक गई है ना। तो इसका इसके लिए सेकंड वाली कंडीशन के लिए हम लिखें तो क्या लिखेंगे? हाफ mv2 का स्क्वायर इक्वल टू mgh, सेम हाइट पे गेन हुआ है ना। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू कितनी आ गई? V2 की वैल्यू आ गई भाई आपकी mgh, तो ये m से m कट गया, तो 2gh। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, V स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें वैल्यू में पुट कर दिया, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू इसमें पुट किया तो V1 की वैल्यू आ गई, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2gh, है ना। तो V1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। तो V1 का स्क्वायर कितना है आपका? V1 का स्क्वायर आ गया 4gh, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम V1 की वैल्यू डाल सकते हैं 4gh इक्वल टू V0 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे V0 निकालना है तो 2gh इधर भेज दो, तो V0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 4gh माइनस 2gh। अब ये कितना बच गया? 2gh बच गया आपका, तो V0 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो V0 इक्वल टू कितना आया? √2gh। दोनों तीनों की वैल्यू रख दो, 2 इंटू 10 इंटू h। h आपका 20 मीटर, तो देखो 200 हो गया, तो 200 होगा तो 10√2 आएगा, ये 10√2 मतलब 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 1.4 करोगे ना तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 इंटू 2 400 हो गया ना, तो 20 आ गया ये तो सीधा ही। 200 थोड़ी 400 हो रहा है ना, तो 400 हो रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर। तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो अब देखो कंडीशन कैसा है, इसमें कंडीशन को समझो। तुम कंडीशन को समझोगे ना तो ये बोलेगा कि यहाँ पे था पहले, है ना, यहाँ पे था ये, इसके बाद में ये यहाँ पे डाउन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V1 मान लिया हमने, फिर इसके बाद में इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये वापस रिबाउंड हो रहा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी V2 माननी पड़ेगी। सेम वेलोसिटी वापस नहीं जा रहा क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, वहां पे कोलिजन में कुछ लॉस हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी फाइनल की काइनेटिक एनर्जी का हाफ ही रहेगा, मतलब 50% रहेगी। तो 50% हमने किया इनिशियल का, तो इक्वल टू में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। अब यहाँ पे V1 V2 में रिलेशन आ गया, ये V1 और ये V2 में रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसमें V1 V2 में क्या किया हमने, इसको इक्वेशन लिख दी एक, फिर यहां से ये रिबाउंड होता है सेम हाइट तक, तो इसके लिए वापस हमने यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh किया, तो यहाँ पे V2 का रिलेशन आ गया। V2 का रिलेशन हमने वापस रखा तो V1 का फॉर्मूला आ गया, इन दोनों इक्वेशन से हमने कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया, इसका और इसका। ठीक है, देन उन दोनों के बाद में ये आया हमारे पास, ये रिलेशन आया, इस वाले रिलेशन को V1 की वैल्यू आ गई, V1 का स्क्वायर कितना आ गया? √2gh, 4gh, है ना, 4gh हमने इस वाली जगह रख दिया हमने, तो 4gh यहाँ पे रखा, 2gh इधर था ही, कट गया, माइनस आ गया, √2gh आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो ऐसे कभी भी कंडीशनल आ जाए तो कंडीशनल देख लो, यहाँ पे कितनी कंडीशन बन रही थी, एक कंडीशन, ठीक है, जो मैंने ये बना दिया एक, दूसरी कंडीशन कन्वर्जन, है ना, कोलिजन का आ गया, तो ये मेरी दूसरी कंडीशन बन गई भाई, जिसके लिए मैंने इक्वेशन इधर लिख दी, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई थी यहाँ पे।
तीसरी कंडीशन, ये वापस इधर से इधर रिबाउंड हो रहा है ये, तो ये वाली, तो इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी, तो ये मेरी तीसरी इक्वेशन बन गई। बस 3 इक्वेशन बन गई, एक सेकंड कोलिजन, थर्ड वापस एनर्जी वाली। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो या मोशन इक्वेशन लगा दो, फिर एनर्जी उसके लिए कोलिजन के लिए, फिर वापस लगा दिया हमने एनर्जी वाला, है ना, एनर्जी कंजर्व कर दी हमने वापस। तो हमें 3 इक्वेशन आ गए, तीनों से हमने वी नोट की वैल्यू, जो इनिशियल में वी नोट था उसकी वैल्यू पता कर लिया हमने। समझ गए ना? तो ऐसे समझना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें बस इक्वेशन बना के समझना होता है हमें। चलो नेक्स्ट, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसमें मास m है, ठीक है। चलो डिटेल काउंट कर लेते हैं पहले। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास m मास का ब्लॉक है, ठीक है, जो मूविंग है v वेलोसिटी से, ओके, कोलाइड करता है इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक, सेम मास का ब्लॉक है जिससे कोलाइड करता है वो। द इनिशियल स्पीड एट रेस्ट, जिसकी इनिशियल कितना था, रेस्ट पे था वो। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ब्लॉक गोइंग द एंगल ऑफ थीटा, थीटा एंगल पे जाता है इनिशियल डायरेक्शन में, ठीक है, और स्पीड कितनी रहती है ये। तो सेकंड ब्लॉक की बताइए स्पीड कितनी होगी, ये पूछ रहा है आपसे। ऐसे ध्यान रखना, ऐसे डिटेल काउंट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बना दो भाई, एक छोटा ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक m मास के हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है, u आपका v है यहाँ पे, ठीक है। u1 u2 आ गया। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे जाते हैं एक दूसरे से। तो ये आपका जो फर्स्ट ब्लॉक था आपका, जिसकी वेलोसिटी v1 होने वाली, दोनों के मास तो m1 m2 है, तो ये v2 है और ये v1 है। अच्छा, v1 आपको दे रखा है कि v/3 हो जाती है, इसकी पहले की वेलोसिटी का हाफ हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको पता करना है। अरे तो सिंपल हो गया ये, तो देखो कैसे करोगे, मोमेंटम कंजर्व कर दो, पहले मोमेंटम बाद में मोमेंटम, सिंपल हो जाएगा। कैसे करोगे, देखो लिख लो, m इंटू वी प्लस 0, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू m1 m इंटू v3 m इंटू v/3 प्लस दूसरा m इंटू v2। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये 0 0 हो गया, m कैंसिल हो ही जाएगा सब में, कॉमन आ गए, तो v माइनस v3, तो v माइनस v/3 इक्वल टू में v2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हमें डायरेक्शन नहीं पता, ध्यान रखना, हमें क्या पता है यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, आई में है, जे में है, क्योंकि एंगल पे जा रहा है ना। तो ये देखो इसमें, क्योंकि ये क्या है अपना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है कि आई है जे है, हम कैसे माइनस कर सकते हैं इसको, ऐसे माइनस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना ऐसे केसेस में जब भी एंगल पे जाए, स्ट्रेट में जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन एंगल पे जा रहा है तो ध्यान रखना यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हम मोमेंटम कंजर्व नहीं करेंगे, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अपनी, क्योंकि वेलोसिटीज माइनस नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि एंगल पे जा रहा है ना वो। इसका मतलब हम, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें तो कोई वेक्टर का कुछ होता ही नहीं है ना, उसको तो एज ए स्केलर मान सकते थे, v² होता तो v.v, है ना, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे इसमें, ताकि, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं पता एक्चुअल में कि कितना है एंगल, थीटा क्या है ना। तो ठीक है, थीटा के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, तो ध्यान रखना मोमेंटम कंजर्व नहीं लगाना है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता तो मोमेंटम कंजर्व मत करना। अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लगाओ, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही होगी, हाफ m v1 का स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया, इक्वल प्लस में 0 हो गया, और ये हाफ m v/3 का स्क्वायर, v/3 का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v2, है ना। ये तो हाफ m कट जाएगा हमारा सब में, कॉमन आ गए, तो यहाँ पे v² बचा, v², अब इसका कितना हो जाए, v² अपॉन 9 हो गया, इक्वल टू में v2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 8v² अपॉन 9 हो गया ये, तो ये v2 का स्क्वायर हो गया हमारा। तो यहाँ पे सिंपल था, स्क्वायर इस पे छोड़ दो, तो रूट ऑफ 8 अपॉन 9 v² इक्वल टू v2 की वैल्यू आ गई आपकी v/3 और 2√2, रूट ऑफ 8 को 2√2 बोल सकते हैं हम, तो ये आ गया। तो ये किस में आ रहा है आंसर, इसमें,
ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंगल के बारे में नहीं दे रखा है तो मोमेंटम कंजर्व मत लगाना। फिर लगाना क्या, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में तो डायरेक्शन का रोल ही नहीं होता। सबकी एनर्जीज लिख दो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको, है ना। इसीलिए ये क्वेश्चंस इस तरीके से ही करना है, याद रखना है इसका, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो भाई नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन 15 में आया है यहाँ पे। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय ए मशीन दैट डिलीवर ए कांस्टेंट पावर k। ये पावर k कांस्टेंट है और ये डिलीवर हो रहा है k वोल्ट में, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट द टाइम t। तो t टाइम पे फोर्स बताना है कि फोर्स कौन सा है, तो फोर्स बताना है भाई इसमें। अब देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो कैसा होगा, P इक्वल टू हमें पता है K है यहाँ पे, और P को क्या लिखते हैं हम, अभी इससे पावर से ही है ना वर्क एनर्जी वगैरह सब निकालना, फोर्स वगैरह सब निकालना है। तो P इक्वल टू K दे रखा है, तो P को क्या लिखते हो, पहले वर्क निकालो। तो P को लिखते हो आप dw अपॉन dt, ठीक है। तो KT हो गया, K को हो गया, तो dw इक्वल टू क्या हो गया, KT हो गया, है ना। इनिशियल टाइम पे जीरो वर्क था आपका, जीरो टाइम था, T आपका T है, तो यहाँ पे W वर्क हो गया एक तरह से, ऐसे मान लो। तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, K dt है, K dt। तो K dt का क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। लिमिट भी रखोगे तो T माइनस जीरो, तो वही आएगा। तो W इक्वल टू KT आ गया आपके पास। अच्छा ये आ गया है आपके पास। अब हम वर्क के बारे में जान चुके हैं, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है। तो W इक्वल टू क्या लिखते थे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू इनिशियल रेस्ट पे स्टार्ट हुआ है तो हाफ एम वी स्क्वायर ही आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, इनिशियल रेस्ट पे है। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो W इक्वल टू, W की जगह हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू KT। तो V स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, V स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2KT अपॉन m। रूट में दे दो वेलोसिटी, तो रूट ऑफ 2KT अपॉन m। अब इस वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, वेलोसिटी को, क्योंकि हमें फोर्स पता करना है। देखो पता क्या करना है हमें, फोर्स होता है m इंटू ए, ये लिखाना है। तो एक्सेलरेशन चाहिए। अब यहां पे वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे करोगे, वेलोसिटी को क्या लिखोगे तुम, डिफरेंशिएट कर दो, dv अपॉन dt, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 2KT अपॉन m, तो कांस्टेंट आपका, तो ये तो बाहर रह जाएगा, 2k अपॉन m तो बाहर रह गया। रूट ऑफ d अपॉन dt करेंगे किसका, रूट ऑफ t का। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t का क्या होता था, याद करो, यहां पे रूट ऑफ t का होता था, रूट ऑफ x का क्या होता था, डिफरेंशिएशन, ये होता था -1 अपॉन 2 रूट ऑफ x। ये ध्यान रखना, इसका डिफरेंशिएशन होता है d अपॉन dx, रूट ऑफ x का -1 अपॉन 2 रूट ऑफ x होता है। तो ये याद रखना है ना, काफी अच्छा है। तो यहाँ पे t है, रूट में t है, तो इसको क्या लिखे हम, इसको क्या लिखे भाई हम, इसको लिख दो, ये तो कांस्टेंट है ही तुम्हारा 2k अपॉन m इंटू रूट ऑफ t का मतलब है कि -1 अपॉन 2 रूट ऑफ t, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इस 2 को, ये माइनस का तो ठीक है ना, इस 2 को बाहर भेजे हम, माइनस का तो चलो ठीक है, साइन आ रहा है, वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन जो भी हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करोगे तुम, इसमें तुम्हें करना पड़ेगा कि ये जो भी है इसको अंदर भेजो, 2 को अंदर भेजो। तो 2 को अंदर भेजोगे तुम, तो 2 जब अंदर जाएगा रूट में तो 4 हो जाएगा, 4 m है ही आपके पास, और ये t को t की पावर, देखो यहाँ पे t की पावर है ना -1/2 दे रखा है, तो t की पावर -1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। 2 को मैंने ऊपर अंदर भेज दिया, तो ये 2 बच गया हमारा 2m। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आया बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन आया हमारा रूट ऑफ m अपॉन k अपॉन 2m, k अपॉन 2m इंटू t की पावर -12, k अपॉन 2m इंटू t की पावर -12, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो m से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरे m से मल्टीप्लाई करोगे तो m अंदर जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो m से m कट जाएगा, तो रूट ऑफ km आ जाएगा आपका, m k अपॉन 2 ही बच जाएगा, m से मल्टीप्लाई करते अंदर गया t, तो t की पावर -12,
तो ये, और इसको ही बोलते हैं हम फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है देख लो अब, रूट ऑफ 2 एम के अपॉन 2t इंटू टी, ये सी में आंसर में मैच हो रहा है आपका फोर्स, ठीक है। तो ये भी कोई एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसको सोचे और ढंग से करे तो ऐसा कर सकते हो आप। ध्यान रखना एक्सेलरेशन मास निकालने के लिए, अब कई बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, छोड़ो मत भाई, तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज ही नहीं है इसमें, है ना। बस तोड़ना सीखो कि क्या क्या हम बोल सकते हैं, कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड विथ होता है, वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर द एब्जॉर्बिंग एनर्जी E। अच्छा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उससे हायर जाता है, मतलब कुछ और मतलब हाई वेलोसिटी से जाता है, वो लेवल अप करता है वो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ v1 v2 है, ठीक है। देन मस्ट बी हैव द सेम। अच्छा, ये इसमें मैच करना है अपने को। देखो पहले क्या था, मास, दोनों मास ऐसे थे m1 m2, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी थी u1 u2। आफ्टर कॉलिजन ये क्या हुआ, m1 और m2, m1 m2, ठीक है, पार्टिकल्स दोनों के दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। तो इनकी वेलोसिटी v1 है और इनकी वेलोसिटी v2 है, लेकिन प्लस हमने क्या कर दिया इसमें, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, और वो एनर्जी कितनी है, E है, ध्यान रखना। E एनर्जी ऐड करने से इनकी वेलोसिटी v1 v2 हो गई। इसका मतलब ये एनर्जी इनमें ऐड किया है हमने। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाए हम, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस E, है ना। एनर्जी भी प्लस ऐड किया ना हमने, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा ऐड किया है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ये एनर्जी प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी भी तो इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये इनिशियल एनर्जी, ये फाइनल एनर्जी हो गई हमारी। अच्छा, इसमें कौन सा मैच हो रहा है इनसे, देखो ये प्लस का ये इधर लिखा हुआ है, ये माइनस है, इसमें माइनस लिखा हुआ है, लेकिन ये प्लस होता तो ये आंसर होता, लेकिन अब इसी प्लस को इधर भेजे तो इधर माइनस हो गया। तो देखो पहले वाले ऑप्शन के अंदर है ना हमारा यही है, इस ये ई इधर भेज दिया, क्योंकि उधर से उठा के इधर भेज दिया, तो डायरेक्ट थोड़ी देगा वो, इतना सिंपल नहीं दिया। बस इसको ई को इधर भेजोगे तो यही तो मैच हो रहा है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है, ये माइनस का नहीं करना अपने को, यहाँ पे प्लस होता तो ये आंसर आता, बट ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ए आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब है 32, इस क्वेश्चन में देखो, टू सिमिलर स्प्रिंग P एंड Q, दो स्प्रिंग्स है आपकी, कांस्टेंट KP एंड KQ है, KP इज ग्रेटर देन, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है P का, ठीक है। दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, यदि ये सेम अमाउंट पे स्ट्रेच होती है, मतलब इनका X स्ट्रेचेबल, मतलब जो X है ना वो, मान लो जैसे दो स्प्रिंग है, तो ये दोनों स्प्रिंग है, ठीक है। अब इनको एक फोर्स लगा के या फिर दूसरा कोई फोर्स लगा के इनको कंप्रेस किया गया, तो इनका जो कंप्रेशन है या स्ट्रेचिंग है, इधर फोर्स लगा के जो स्ट्रेचिंग है वो सेम है, ध्यान रखना, ये दोनों में सेम है, ठीक है। पहला केस तो ये बोल रहा है इसका, और दूसरा केस ये बोल रहा है भाई इसमें वर्क डन बाय देन द वर्क सेम वर्क। दूसरे वाले केस में ये बोल रहा है कि इन दोनों के अंदर है ना जो फोर्स है ना, जो फोर्स है स्ट्रेचिंग फोर्स है वो सेम लगा है, ध्यान रखना, F और F सेम लगा है। अब इन दोनों केस में क्या पूछ रहा है वो, वर्क डन पूछ रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आप P और Q में, ये भी P और Q है, ये भी P और Q है, दोनों स्प्रिंग में जब स्ट्रेच सेम होता है तो वर्क डन बताओ, और दोनों में जब फोर्स सेम होता है तो वर्क डन बताओ। तो इसमें वर्क डन निकालेंगे हम, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स सेम है तो डिपेंड किस पे कर रहा है वर्क डन आपका, के पर, वर्क डन के पर कर रहा है, इसका मतलब के किसका ज्यादा है, के ज्यादा है आपका केपी का, तो केपी ज्यादा है के क्यू से, इसका मतलब वर्क डन पी का ज्यादा होगा वर्क डन क्यू से, तो वर्क डन पी ज्यादा है क्यू से, वर्क डन पी ज्यादा है क्यू से, बस ये मैच हो रहा है, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो
तो ये यहाँ पे आंसर आ गया वैसे तो ऑप्शन देखते ही, लेकिन हमें और भी निकालना है, उसका भी निकालते हैं। वैसे तो ऑप्शन भी मैच करते रहा करो, हो सकता है क्वेश्चन में टाइम ही ना लगे आपको, तो यहाँ पे मैच हो गया अपना वैसे तो। लेकिन नेक्स्ट ये भी देखते हैं। अब यहाँ पे जब भी फोर्स सेम दे रखा होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला ध्यान रखना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हम उसी को कि एक्स को यहाँ पे ना मतलब के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एफ स्क्वायर अपॉन 2 लिखते हैं हम। देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है ना। हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स होता है। तो इसमें हम के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें के से, तो हम क्या हुआ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन के, और इसको क्या बोल सकते हो एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर मतलब 2 तो है ही डिवाइड में, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2k, तो W इक्वल टू ये लिखते हैं हम जब फोर्स सेम होता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एफ स्क्वायर अपॉन 2k, है ना। तो f तो कॉमन है यहाँ पे, f तो कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे x कांस्टेंट था, जैसे यहाँ पे x कांस्टेंट था ना यहाँ पे दोनों में, तो यहाँ पे f कांस्टेंट है, तो f कांस्टेंट है तो w किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका k ज्यादा है, kp ज्यादा है, आपको पता है kq से, तो इसका मतलब वर्क डन ऑफ p कम होगा वर्क डन q से, ध्यान रखना उल्टा रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब वर्क डन इसका ये रहेगा, ध्यान रखना वर्क डन q का ज्यादा रहेगा p से। तो ये f जब सेम है तब करना है, और ये तब करना है जब x सेम है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी थी बेटा। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना स्प्रिंग के लिए कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, अब चलो ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, 14 का क्वेश्चन आ गया है अपना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखना है आपको, ए बॉडी ऑफ मास 4m is lying in a plane from the rest, the suddenly explode into in 3 pieces, 2 pieces each of the mass is a perpendicular। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है कि दो मास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, इक्वल स्पीड से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड, तो टोटल एनर्जी जनरेटेड कितनी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, ओके। तो देखो यहां से 4m है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 4m है, इनिशियल रेस्ट में है, एक्सप्लोड होता है 3 पीसेस में, ठीक है। तो 3 पीसेस में एक तो इधर जाता है एक इधर जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये भी कहीं ना कहीं जा रहा होगा, है ना। लेकिन ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये mm मास के हैं तो mm मास है, तो 2m हो गया, तो ये कितना बचा हमारा 2m मास बचा हमारा, जब इन दोनों का मास mm है तो, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, v वेलोसिटी जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी नहीं पता हमें, तो v3 मान लेते हैं, इसकी v3 हमें नहीं पता अभी, v3 भी पता करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व लगा दो, क्योंकि डायरेक्शन इस बार पता है, तो एक की i मान लो तो दूसरी की j माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो हम थर्ड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस बार डायरेक्शन पता है इसलिए मोमेंटम कंजर्व लगा रहा हूं मैं, तो ठीक है। तो इनिशियल में m1 v1, तो m इंटू वी 0 हो गया, m1 v1 तो m इंटू वी आई कैप और m इंटू वी जे कैप प्लस 2m इंटू v3, ये हमें पता चल जाएगा अपने आप ही। ये 0 हो गया तो ये उधर गए, तो ये आपका आ गया 2m v3 इक्वल टू माइनस m v आई कैप और माइनस m v जे कैप, ठीक है। ऐसे 2 का डिवाइड दे दो, m चला गया हमारा, ठीक है। तो v3 क्या आया हमारा माइनस का v आई कैप अपॉन 2 प्लस v जे कैप अपॉन 2, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, तो रूट में आएगा हमारा v स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस v स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आ गया हमारा v अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 का रूट 2, तो v अपॉन 2, ये आपका v3 आ गया, ध्यान रखना v3 का मैग्नीट्यूड आ गया। ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आएगी, ये मासेस पता ही है, तो टोटल एनर्जी निकालना है हमें, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है आपकी, ठीक है। तो ये पता करना है, तो देखो टोटल एनर्जी लिखना है आपको, तो इनिशियल में तो कुछ थी नहीं, फाइनल में कितनी है, फाइनल में होगी हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m, क्योंकि दूसरा मास 2m का था, वेलोसिटी कितनी है इसकी v अपॉन रूट 2, तो v अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा,
है ना। तो ये कितना हो गया देखो, एम वी स्क्वायर प्लस इसका कितना हो गया, 2 से 2 कट गया हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, एक इसमें जोड़ोगे तो 3 एम वी स्क्वायर अपॉन 2। तो आपकी टोटल एनर्जी ये रिलीज हो रही होगी वहां पे। तो देखो कहां पे आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे वर्क एनर्जी खत्म होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका एनएलएम जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, रोटेशन या सर्कुलर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करते हो। ऑल द बेस्ट।